वेलकम दोस्तों। मेरा नाम अमित चौधरी है। आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हम बीएससी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे हैं और हमारा एक वैलियंस क्लब भी है जिसमें हम खास तौर पे मेंस पे फोकस तैयारी कराते हैं। तो आप इस चैनल को देखते रहें और हमसे जुड़े रहें। नाउ आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग टाइम एंड टेंस को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम एंड टेंस का एक जो पिछला वीडियो है मेरा जो मैंने इस चैनल पर डाला है उसको भी एक बार देख लें। और इस वीडियो में मैं एक्चुअली उस वीडियो में जो भी मैंने रूल बताया था उसको मैं रिवाइज भी कराऊंगा और आगे के उसके 4 एक्सेप्शंस भी आपको बता दूंगा। और ये सारी बातें कहानी के थ्रू होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि टाइम एंड टेंस के अब कॉम्प्लिकेटेड रूल्स को जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे लिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिखाता है, तो आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो सारे रूल्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस जो हम लोग देखने वाले हैं इसका रूल का नाम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है। और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को मैंने जेसी नेस्फील्ड की किताब से लिया है। और जैसा मैंने बोला वो किताब एक ग्रामर की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है वर्ल्ड की। और इसमें जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का रूल है इसको अगर आप समझ लें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी होगी। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल सबसे पहले ये कहता है कि मान लो कि मैं किसी वाक्य में जाऊं, कोई एक ऐसा वाक्य जिसमें कि 2 पार्ट हो, बीच में एक कंजंक्शन आ रहा हो, कंजंक्शन के बाएं तरफ एक क्लॉज हो और कंजंक्शन के दाएं तरफ एक क्लॉज हो। तो ऐसे वाक्य को 3 पार्टों में बांटा जाता है। जो बीच में शब्द आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन के दाएं तरफ जो आता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और कंजंक्शन के बाएं तरफ या जो डिपेंडेंट के अलावा है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस का ये 3 पार्ट होता है और हम लोगों ने अपनी कहानी में इसको अलग अलग नाम दिया था। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बोला कि जो कंजंक्शन है वो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो ये माँ है, मदर है, क्योंकि माँ बाप और बेटे को जोड़ने का काम करती है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये पिताजी हैं, ये बाप है, ये घर का मालिक है। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये बेटा है, ये पिताजी पे आश्रित है। अब कंजंक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो कंजंक्शन का एग्जांपल दैट हो सकता है जिसका मतलब की होता है, इफ हो सकता है, अगर, वेदर हो सकता है, क्या, ये सब सेंसेस में आता है, हु हो सकता है, जो, विच हो सकता है, जो, ये सारे कंजंक्शन हो सकते हैं। अब इसमें पहला रूल आपको ये याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल पिताजी अगर पुराने विचार के हैं, पिताजी का विचार अगर पुराना है तो बेटा भी पुराने विचार का ही लिख लेगा। पिताजी ने अगर हमेशा पुराने तक यानी उसी तरीके से दुनिया को देखी है तो बेटे को भी अपने जैसे पुराने विचार का ही बनाना चाहिए। इसका मतलब प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी हमेशा पास्ट टेंस में ही रहेगा। पुराने विचार का मतलब हो गया पास्ट टेंस। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है या प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज यानी पिताजी अगर आज के विचार के हैं या थोड़े ओपन भविष्य के विचारों के हैं तो वो अपने बेटे को पूरा फ्रीडम देंगे। बेटा चाहे तो किसी भी टेंस में रह सकता है, वो उसको पूरा अलाउ कर दिया कि जैसे चाहो वैसे रहो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी टाइप का। तो वो चाहे तो पास्ट में भी रह सकता है, प्रेजेंट में भी रह सकता है, फ्यूचर में भी रह सकता है। इस रूल को याद कर लो। ये मैंने पिछले वीडियो में भी इस एक रूल को डाला था। आज मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, इसके 4 एक्सेप्शंस बता रहा हूं। पहले इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़े। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज में भी क्या होगा, याद रखना, हमेशा पास्ट टेंस का यूज। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में से कोई भी टेंस यूज हो सकता। परफेक्ट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर मैं एग्जाम्पल तुमको दूं और मैं यहां पर पीसी लिखूं और मैं यहां पर डीसी लिखूं
और बीच में मैं कंजंक्शन लिखूं और एक लाइन मैंने ऐसे दिया तुमको, ही सेड, और मैंने यहां पर दैट लगा दिया, ही सेड दैट। अब ये क्या है, कंजंक्शन के जो दाएं तरफ आता है वो डिपेंडेंट क्लॉज यानी डीसी है, कंजंक्शन के जो बाएं तरफ आता है प्रिंसिपल क्लॉज यानी पीसी है। अब प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में मैंने लिखा है, पास्ट टेंस में, तो डिपेंडेंट क्लॉज किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। यहां पर अगर तुम वाज का यूज करोगे, पास्ट टेंस का यूज करोगे तो सही होगा। वो पास्ट टेंस का कुछ भी लगा सकते हो, वाज लगा सकते हो, हैड बीन लगा सकते हो, जो भी पास्ट टेंस का, लेकिन वर्ब पास्ट टेंस का ही होगा, और कोई टेंस पास्ट टेंस के अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं एग्जाम में इस जगह पर तुमको यहां पर इज लगा के दे दूंगा या विल भी लगा के दे दूंगा, तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस यूज हो सकता है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का यूज नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज में मैं तुमको यहां पर ही सेज दे दूं, यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस दे दूं और तब यहां पर दैट लगाऊं और पूछूं कि अब यहां पर कौन सा टेंस आएगा, तो यहां पर ही वाज इन पटना भी आ सकता है, यहां पर ही इज इन पटना भी आ सकता है, और यहां पर ही विल बी इन पटना भी आ सकता है, तीनों आ सकता है। अगर इधर प्रेजेंट टेंस होगा तो इधर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों सही, और अगर इधर फ्यूचर टेंस होगा, ही विल से, अगर इधर फ्यूचर टेंस होगा तब भी उस तरह पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों सही है। यानी यहां पर वाज इन पटना लिखोगे तब भी सही है, ही इज इन पटना लिखोगे तब भी सही है, और ही विल बी इन पटना लिखोगे तब भी सही। इस डायग्राम को बिल्कुल याद रख लो। पहला रूल ध्यान से देख लो, एक बुनियाद यहीं पर है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज यानी बाएं तरफ पास्ट टेंस है तो दाएं तरफ सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस रहेगा, अगर उधर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो इधर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। और हमेशा पहले इसको देखना फिर इसको देखना। ये कंजंक्शन है, यहां पर तुम्हारा दैट कंजंक्शन हो गया है, इसके दाएं तरफ है डिपेंडेंट क्लॉज, उधर है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ और सिर्फ पास्ट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वाज हो सकता है। इज या विल बी यहां पर गलत हो जाएगा, ही इज इन पटना गलत हो जाएगा, ही विल बी इन पटना गलत हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का यूज नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस का यूज हो सकता है, क्योंकि बाएं तरफ पास्ट टेंस। लेकिन अगर इधर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो इधर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस कुछ भी यूज हो सकता है। ही सेज अगर है तो दैट के बाद ही वाज इन पटना, ही इज इन पटना, ही विल बी इन पटना, तीनों सही है। ही विल से दैट अगर लिखा हुआ है तो ही वाज इन पटना, ही इज इन पटना, ही विल बी इन पटना, तीनों सही। इस रूल को याद रखना। इस रूल को याद रखने से तुमको कैसे मदद मिला, तुम आज तक टाइम एंड टेंस में ये करते थे कि अगर इधर अलग टेंस है और उधर अलग टेंस है तो तुम परेशान हो जाते हो, तुमको लगता था सर देखिए इधर प्रेजेंट है उधर पास्ट है तो गलत है। नहीं, हमेशा जब दो तरफ कंजंक्शन के टेंस अलग अलग हो तो गलत हो जरूरी नहीं है, एक ही शर्त में गलत होगा, अगर इधर पास्ट टेंस है और उधर पास्ट के अलावा अगर कुछ हो जाएगा तो गलत होगा, अदरवाइज बाकी सब सही। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का जेसी नेस्फील्ड का बहुत ही बेसिक रूल है जो तुम लोग को जानना है। अब मैं तुम लोगों को इसके 4 एक्सेप्शन बताने वाला हूं। तो मेरी मेन कहानी को याद रखना कि पिताजी और बेटे के बीच की ये कहानी है। पिताजी अगर पुराने विचार के हैं यानी पास्ट टेंस में है तो बेटा भी पुराने विचार का है यानी पास्ट टेंस में है। पिताजी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के माने आज के या भविष्य के विचार के तो बेटे को पूरी आजादी देंगे, बेटा किसी भी टेंस में हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी। अब एक्सेप्शंस देखो, इस रूल के 4 एक्सेप्शंस हैं। किस रूल के, कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस होगा तो डिपेंडेंट क्लॉज में भी पास्ट टेंस ही होगा। ये जो तुम पढ़े होगा इधर पास्ट टेंस है तो इधर पास्ट टेंस ही होगा। इस रूल के 4 एक्सेप्शन है और चारों को हम लोग देखते हैं। पहला एक्सेप्शन, अगर बेटे को यह पता चल जाए कि उसके अंदर कोई एक ऐसा टैलेंट छुपा है
मान लो कि बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा सिंगर है, ये डांसर है, तो वो अपने पिताजी की बात को मान के पुराने विचार का नहीं निकलेगा। पिताजी अगर पुराने विचार के होंगे तब भी अगर उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है जिसको वो जानता है कि पूरी दुनिया एक दिन एक्सेप्ट करेगी, या अगर उसके हैबिट है रोज वो 2 घंटे रियाज करता है, डांस करता है, या फिर ये एक फैक्ट है कि बहुत अच्छा सिंगर है, तो पिताजी की बात को नहीं मानेगा, अपने पैशन को फॉलो करेगा और वही करेगा जो उस वक्त उसको सबसे अच्छा लग रहा हो करना, यानी कि वो आज के विचारों का निकलेगा, पिताजी पुराने विचार के हो तब भी। इसको हम लोग रूल में देखते हैं। ये है पहला एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर हम लोग किसी वाक्य में कंजंक्शन को लगाएं, राइट, यहां कंजंक्शन है, इस तरफ जो आता है उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है डीसी, इस तरफ जो आता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है पीसी। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है यानी कि पुराने विचार का है, या पिताजी आज के विचार के हैं यानी प्रेजेंट टेंस के हैं, आज के विचार के हैं मतलब फेसबुक यूट्यूब यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फ्यूचर के विचार के हैं मतलब टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो वो अपने बेटे को पूरी आजादी देते हैं और वो किसी भी टेंस में हो सकता है, राइट। ये तुमने अभी तक देखा, लेकिन अब एक्सेप्शन देखो। पिताजी चाहे पुराने विचार के हो, चाहे आज के विचार के हो, चाहे फ्यूचर के विचार के हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बेटे के अंदर, अगर डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर कोई एक ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है जो कि उसको पता है कि एक दिन पूरी दुनिया यानी कि पूरा यूनिवर्स उसको सच के रूप में मानेगा, या उसका हैबिट है कि वो रोज 2 घंटे रियाज करता है, या कि एक फैक्ट है कि वो बहुत अच्छा सिंगर है, इन सारी स्थितियों में अगर यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या हैबिट है, या फैक्ट है, तो डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट टेंस में नहीं होगा, यानी पुराने विचार का नहीं निकलेगा। ये किस टेंस में होगा? ये आज के विचार का होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ छुपा हुआ हो, या कोई हैबिट छुपी हुई हो, या कोई फैक्ट छुपा हुआ हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन। एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं तो मैं फिर बोलूंगा इधर पीसी लिखो, बीच में कंजंक्शन लिखो, इधर डीसी लिखो। लाइन को कैसे लिखोगे? ही सेड दैट, कंजंक्शन के लिए हमने यहां पर दैट लगाया, राइट, ही सेड दैट। कुछ लोग बोलेंगे सर सेड टू मी होता है, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ सेड भी हो सकता है। कुछ बोलेंगे सर इनडायरेक्ट में टोल्ड होता है, कोई जरूरी नहीं है, टोल्ड की जगह दैट भी, सेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड दैट। अब इस तरफ होना कौन सा टेंस चाहिए था? प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस और डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा टेंस होना चाहिए? पास्ट टेंस। लेकिन यहां पर पास्ट टेंस नहीं होगा अगर यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ छुपा हुआ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। धरती जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और अगर यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। रूल टूट गया यहां पर, पास्ट टेंस में ये नहीं रहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा। दोस्तों इसको याद रखना। द अर्थ मूव्स अराउंड भी होता है, राउंड भी होता है, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज राउंड ही है, क्योंकि अराउंड मतलब होता है जिगजैग पैथ में घूमना। तो अगर आप अपना हॉस्टल खोजने के लिए घूम रहे हैं तो बोलेंगे आई एम मूविंग अराउंड टू फाइंड अ हॉस्टल। लेकिन अगर धरती सूरज के चारों ओर घूमती है तो मूव राउंड बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि राउंड का मतलब एक स्पेसिफिक पाथ होता है। परफेक्ट दोस्तों, तो ये पहला एक्सेप्शन आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग दूसरा एक्सेप्शन समझते हैं। ठीक है, ये रूल सिंपली क्या कहता है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट या फैक्ट हो तो वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब दूसरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 ये बोलता है कि अगर पिताजी हमेशा, मान लो यहां पर हमने फिर से प्रिंसिपल क्लॉज यानी पिताजी ले लिया, कंजंक्शन यानी मदर हो गई, और डिपेंडेंट क्लॉज यानी बेटा हो गया। अगर पिताजी हमेशा बेटे को पर्पस की बात बोले, किस बात का पर्पस? कि भाई तुम पर इतना खर्चा कर रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, रख रहे हैं, सब चीज तुमको पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, शॉपिंग करवाते हैं, मोबाइल देते हैं। अगर पिताजी बार बार अपने बेटे या बेटी को यह एहसास दिलाए
कि भाई तुम्हारे परवरिश के पीछे मेरा एक पर्पस है कि तुम जल्दी से नौकरी पकड़ो या जल्दी से शादी कर लो। तो अगर बेटा समझदार होगा, बेटा या बेटी समझदार होगी, तो पिताजी की बात को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर लेगा कि हाँ भाई जो पहला नौकरी मिलेगा वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे, या जो पहला शादी होगा आप खोजेंगे वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। समझदार बेटे बेटी पिताजी की बात को टाल देंगे। ठीक है, कहानी को याद कर लो। तो मैंने कहानी कैसे बोला, मैंने बोला कि अगर पिताजी बार बार बेटे के सामने पर्पस की बात करें तो इस रूल का नाम याद रख लो, इस रूल का नाम है कंजंक्शन ऑफ पर्पस। इस रूल को कहा जाता है कंजंक्शन ऑफ पर्पस। और कंजंक्शन ऑफ पर्पस क्या क्या होता है, तो कंजंक्शन ऑफ पर्पस दो होता है, एक होता है सो दैट और एक होता है इन ऑर्डर दैट। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, सो दैट और इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि या फिर इस उद्देश्य से। ये पर्पस को बताने वाले कंजंक्शन होते हैं। जब भी पिताजी बेटे को बार बार पर्पस बताएंगे कि भाई तुमको पढ़ाने का पर्पस ये है या तुमको बाइक दिलवाने का पर्पस ये है, तो बेटा क्या या बेटी क्या करेगी, पर्पस अगर पिताजी याद दिलाएंगे तो बेटा बेटी की जल्दी से नौकरी करो, तो बेटा बेटी पिताजी की बात को टाल देंगे, कभी भी कंफर्म जवाब नहीं देंगे कि हाँ पापा आप जो बोल रहे हैं वही कर लेंगे, पहला नौकरी पकड़ लेंगे चाहे जो भी मिले। वो टाल देंगे पिताजी की बात को। यानी किसी भी वाक्य में अगर कंजंक्शन ऑफ पर्पस आया हो और प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो या प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो या प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में हो, तो बेटा जी क्या करेंगे, बेटा जी पिताजी की बात को टाल देंगे। और टालने के लिए संभावनाओं या शायद का यूज किया जाता है, और शायद या संभावना के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो होता है मे और माइट। यानी कि इस तरफ हमेशा या तो डिपेंडेंट क्लॉज में माइट का यूज होगा या तो डिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा मे का यूज होगा। मे और माइट के अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब डिपेंडेंट क्लॉज में यूज नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज में सिर्फ माइट आएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ मे आएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पीसी लिखते हैं, बीच में कंजंक्शन लिखते हैं, यहां पर डीसी लिखते हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा टेंस में है, तो पहले पास्ट टेंस लिखते हैं, ही सेड दैट, या थोड़ा सा अलग अगर हम चेंज कर लें तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ही, पहले पास्ट टेंस लिखते हैं ही केम, अब बीच में दे देते हैं सो दैट ताकि, अब डीसी में हम लोग माइट का यूज करेंगे, सो दैट ही माइट स्टडी। ट्रांसलेशन क्या हो गया, वो आया ताकि वो पढ़ सके। और अगर दूसरा पॉइंट में हम यहां पे प्रेजेंट टेंस कर देंगे, ही कम्स, वो आता है, और यहां पे सो दैट रखे या इन ऑर्डर दैट रखे, जो चाहे रखे, दोनों का मतलब एक है। तो अब यहां पर क्या यूज होगा, यहां सिर्फ और सिर्फ मे का यूज होगा, ही मे स्टडी, वो आता है ताकि वो पढ़ सके। यहां पर कैन, कुड, शुड और कुछ नहीं हो सकता है, या विल, वुड, कुछ नहीं। और अगर मैं यहीं पर फ्यूचर टेंस ले लूं, ही विल कम, वो आएगा, और बीच में मैं इन ऑर्डर दैट लगा दूं या सो दैट लगा दूं, तो फिर से इधर मे का ही यूज होगा, ही मे स्टडी। ठीक है, तो दूसरा एक्सेप्शन तुमको याद हो गया, इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ पर्पस कहते हैं। कौन सा कंजंक्शन ऑफ पर्पस यूज होता है, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, राइट। अब दोस्तों आइए तीसरे एक्सेप्शन की तरफ, हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शन 3। अब भैया एक्सेप्शन 3 में क्या हुआ कि बेटे की भी नौकरी लग गई। अब सोचो पिताजी जिस बेटे को बार बार बोलते रहे हो कि भाई हम तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम नौकरी करो, जल्दी पैसे लाओ, सैलरी लाओ, दहेज लाओ, तो जब उस बेटे की नौकरी लग जाएगी तो बेटा कैसा बिहेव करेगा, वो बेटा बड़ा आकड़ू हो जाएगा, पिताजी की बात को नहीं मानेगा, पिताजी के सामने तन के खड़ा हो जाएगा,
पिताजी बोलेंगे कि अरे मैंने तुम्हारी बाइक खरीदी, तो बेटा बोलेगा मैंने भी तो आपकी बाईपास सर्जरी करवाई। अब बाप बेटा दोनों कंपैरिजन शुरू कर दिए। पिताजी बोलते हैं कि बेटे मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और बेटा बोलता है कि पिताजी मैंने आपके लिए ये किया। दोनों के बीच कंपैरिजन शुरू हो गया। और जब बाप बेटे के बीच कंपैरिजन शुरू हो जाएगा तो याद रखना कि सारा डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। यानी घर में जो बाप बेटे के बीच पहले डिसिप्लिन था, जो रूल चलता था, जो पिताजी की बात को बेटे को मानना पड़ता था, वो सारा डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा और कोई रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो एक्सेप्शन 3 का नाम क्या है? एक्सेप्शन 3 का नाम है जेसी नेटफिल्ड के हिसाब से इसका नाम है कंजंक्शन ऑफ, क्या हो रहा है यहाँ पर? बाप और बेटे के बीच क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका नाम है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। और 2 कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है। तो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन में क्या क्या आता है? तो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन में आता है एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, या फिर देन, THAN देन, यानी उसके मुकाबले। ये दोनों कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है। अगर किसी वाक्य में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन हो जाए तो इस तरफ प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और इस तरफ डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज में चाहे पास्ट टेंस का यूज हो, या प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज हो, या प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस का यूज हो, चूंकि यहां पर बाप और बेटे के बीच कंपैरिजन शुरू हो गया है, इसीलिए यहां पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। डिसिप्लिन खत्म हो गया बाप और बेटे के बीच का। पहले पिताजी जो बेटे को बोलते थे कि तुमको मेरे हिसाब से पुराने विचार और इस विचार का निकलना है, वो सारा डिसिप्लिन खत्म। मतलब इधर चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इधर तुम पास्ट का भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर का भी यूज कर सकते हो। मतलब एनी टेंस इज अलाउड, कोई भी टेंस अलाउड, किसी भी टेंस को तुम अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम इधर पीसी रखते हो, इधर कंजंक्शन रखते हो, इधर डीसी रखते हो, अब तुम अगर इधर पास्ट टेंस का यूज करो, चाहे प्रेजेंट टेंस का यूज करो, चाहे फ्यूचर टेंस का यूज करो, इधर एनी टेंस, यानी कि नो रूल ऑफ टेंस इज अप्लाइड। इस प्रोसेस में टेंस का कोई रूल अप्लाई नहीं होता है एक्चुअली। यानी अगर मैं इधर पास्ट टेंस लिखूं, ही हेल्प्ड मी, और मैं बीच में लगा दूं मान लो एज वेल एज, तो अब इधर पास्ट टेंस है, तो हमारे बेसिक रूल के हिसाब से उधर भी पास्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन मैं इधर जो भी टेंस चाहे लिख सकता हूं। मैं यहां पर ही हैड हेल्प्ड मी, मैं चाहूं तो यहां पर मैं पास्ट टेंस लिख दूं, पास्ट परफेक्ट मैंने ही हेल्प्ड यू कर देते हैं यहां पर, क्योंकि मी तो आ चुका है। ही हेल्प्ड यू, मतलब इसका मतलब हुआ कि वो मेरी मदद करता और साथ ही साथ वो तुम्हारी मदद कर चुका था। मैं अगर उधर पास्ट टेंस लिख रहा हूं, चाहे मैं उधर प्रेजेंट टेंस लिख रहा हूं, मान लो कि मैं यहां पर सेकेंड पॉइंट में लिख दूं ही हेल्प्स मी, प्रेजेंट टेंस लिख दूं, या मैं इसमें फ्यूचर टेंस लिख दूं ही विल हेल्प मी, कोई टेंस चाहो लिख दो। बीच में अगर एज वेल एज लगाओगे या देन लगाओगे, तो देन अकेले नहीं आता है, मोर देन लेस देन के साथ आता है, तो मोर देन लगा दो चाहे लेस देन लगा दो। तुम इधर कोई भी टेंस यूज कर सकते हो। तुम इधर पास्ट टेंस, तुम इधर चाहो तो ही इज हेल्पिंग यू प्रेजेंट टेंस, तुम यहां चाहो तो फ्यूचर टेंस ही विल हेल्प यू। जो टेंस तुम यूज करना चाहो तुम टेंस यूज कर सकते हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों सही है, इधर भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों सही है। अगर कंजंक्शन के रूप में एज वेल एज और मोर देन का यूज हुआ हो तो कोई लिमिटेशन नहीं है, किधर कोई भी टेंस हो सकता है। दोस्तों ये तीसरा एक्सेप्शन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लास्ट एक्सेप्शन की तरफ जा रहे हैं, जो जेसी नेस्फील्ड के हिसाब से सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल का आखिरी एक्सेप्शन है। और इसको जान लेने के बाद तुम देखना कि कितने सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में अभी आते हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। चौथा एक्सेप्शन, यहां पर
हम बात ये करेंगे कि अगर पिताजी बेटे बेटी को कोई सजेशन दे, कोई चेतावनी दे, तो पिताजी या फादर जब भी चेतावनी देते हैं तो कैसे देते हैं? थोड़े धमकाने के अंदाज में देते हैं। पढ़ाई करो नहीं तो फेल कर जाओगे, मास्क पहनो नहीं तो कोरोना हो जाएगा, खाना खाओ नहीं तो कमजोर हो जाओगे, टाइम पे सो नहीं तो एग्जाम में फेल कर जाओगे। पिताजी हमेशा चेतावनी देते हैं, ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। और पिताजी जब भी कोई चेतावनी दे तो बेटे या बेटी को उनकी बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। चाहिए, चाहिए के लिए क्या आता है? शुभ। तो ये रूल क्या कहलाता है? ये रूल चेतावनी का रूल है, लेस्ट का रूल है। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, ये कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है अन्यथा, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। देखो ये चेतावनी है, कहीं ऐसा ना हो, अन्यथा, नहीं तो, LEST लेस्ट। ये LEAST लीस्ट नहीं है, उसका मतलब होता है सबसे कम, उसके पहले द आता है। ये LEST लेस्ट एक कंजंक्शन, इसका मतलब होता है नहीं तो। अब अगर वाक्य में कहीं भी कंजंक्शन के रूप में लेस्ट का अगर यूज हो तो इस तरफ जो है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, इस तरफ जो है उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अगर मैं यहां पर पास्ट टेंस यूज करूं, मैं यहां पे प्रेजेंट टेंस यूज करूं, चाहे मैं यहां पर फ्यूचर टेंस यूज करूं, पिताजी जब सजेशन देते हैं तो वो लिस्ट का यूज करते हैं। ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, बीमार हो जाओ। तो बेटे को बात सुननी चाहिए, और अगर बेटे को बात सुननी चाहिए तो चाहिए के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, शुड। यानी जब भी कंजंक्शन के रूप में लिस्ट का यूज हो तो चाहे इधर पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकता है, शुड। शुड के अलावा कुछ नहीं। अब मैं अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको बोलूं तो इधर पीसी लिख लो, यहां पे कंजंक्शन लिख लो, यहां पे डीसी लिख लो, और अब पहले पास्ट टेंस लिखो, ही वेंट, वो गया, कंजंक्शन में लगाओ लेस्ट, नहीं तो। अब तुम यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हो, शुड। ही शुड मिस द ट्रेन, वो गया नहीं तो ट्रेन मिस हो सकती थी या ट्रेन मिस हो जाती। सेकेंड, अगर मैं इधर प्रेजेंट टेंस यूज करता हूं, ही गोज, और यहां पर लेस्ट यूज करता हूं, तब भी मैं एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर पाऊंगा, शुड। ही शुड मिस द ट्रेन, और कोई हेल्पिंग वर्ब मैं यूज करने के लिए ऑथराइज नहीं हूं। वो जाता है नहीं तो ट्रेन मिस हो सकती है। और अगर मैं इधर फ्यूचर टेंस यूज करूं, ही विल गो, और यहां पर लेस्ट लगाऊं, तब भी बस एक ही टेंस यूज कर सकता हूं मैं यहां पर, ही शुड मिस द ट्रेन, और कुछ नहीं। वो जाएगा नहीं तो ट्रेन मिस हो सकती है। चाहे तुम इधर पास्ट टेंस यूज करो, चाहे प्रेजेंट टेंस यूज करो, चाहे फ्यूचर यूज करो, अगर लेस्ट को यूज करोगे तो तुमको इधर बस शुड लगाने का हक है, और शुड के अलावा कुछ नहीं। तो बहुत बार इसको अच्छे इंग्लिश बोलने वाले जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं वो भी गलती कर देते हैं, क्योंकि समझने में बहुत बार लगता है कि वो गया नहीं तो ट्रेन मिस हो सकती है। तो सकती के लिए माइट भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है। तो बहुत बार लोग इसमें गलती करके मिस लगा देते हैं, या कैन मिस, कुड मिस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ शुड मिस का यूज, शुड के अलावा और कुछ नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, और लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव वर्ड, और अगर एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं हो सकता है। यानी अगर लेस्ट कंजंक्शन के रूप में आ रहा है तो लेस्ट के बाद वाले पार्ट में अगर मैं तुमको यहां पे नॉट लगा के दे दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। किसी भी वाक्य में इस पार्ट में नॉट का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि लेस्ट एक नेगेटिव शब्द होता है, इसका मतलब होता है नहीं तो, और इसके बाद कभी भी नॉट का यूज, या किसी भी नेगेटिव शब्द के बाद नॉट का यूज नहीं होता, जैसे अनटिल अनलेस के बाद भी नॉट का यूज नहीं होता है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ देखा, हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ टेंस का जेसी नेस्फील्ड पर बेस्ड, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइबल ऑफ ग्रामर बोला जाता है, उसका हम लोगों ने एक बेसिक सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल देखा और उसके 4 एक्सेप्शंस देखे। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि नेक्स्ट क्लास जो मैं टाइम एंड टेंस के ऊपर लेके आऊंगा, ऑब्वियसली बाकी ग्रामर की चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, साथ में ट्रिक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, वोकैब, ब्लैक बुक, हिंदू एडिटोरियल, ये सारी चीजें, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सब कुछ चलेगा।
लेकिन मैं चाहता हूं कि एक चीज आप बिल्कुल ध्यान दें कि हम लोगों को टाइम मेंटेनेंस को अभी डिटेल में पढ़ना है। तो मैं एक वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो, 1 घंटे का वीडियो लेके आऊंगा जिसमें टाइम मेंटेनेंस को मैं शुरू से अंत तक पूरा समझा दूंगा। उसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी टाइम मेंटेनेंस को समझने की। तो अगर आपको पसंद आया हो, मेरा नाम अमित चौधरी है, शेयर करें। आप मुझे बीएससी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे लाइव सेशंस भी आपके लिए आते रहेंगे। और शेयर करें, कमेंट करें, जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट थैंक यू या कुछ भी एक विश कर दें। आपको अच्छा लगे तो कोई नया टॉपिक सजेस्ट करें, ज्यादा वीडियोस की डिमांड करें, या मुझे बताएं अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, कोई भी डाउट हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट में पोस्ट करें, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। और हर वीडियो में मैं कुछ जो बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें बार बार कमेंट किया और इनकरेज किया और हमें ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ऐसे लोगों का नाम भी हम यहाँ पर लेते रहेंगे क्लास में, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आपसे कमेंट्स मिलें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे अपील करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि मैं उसकी यहाँ पे चर्चा कर पाऊं। अभी मैं एक हालिया वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं उसके लिए कुछ लोगों को थैंक दे दूं। जैसे अभी पिछला ही टाइम मेंटेनेंस का वीडियो जो मैंने डाला है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कृपया आप लोग देखें, इसमें कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, थैंक यू सर, प्लीज कीप गाइडिंग। विश्वजीत राजू 4499 फैक्टिंग यूट्यूबर, इन्होंने पूरा जवाब दिया है, राइट रॉन्ग राइट करके इन्होंने पूरा क्वेश्चन का जवाब दिया है। अरमान सिंह, इनका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये हमेशा कमेंट करते हैं, फेबुलस टीचिंग स्टाइल ये बोल रहे हैं। अनस भाई गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। इन्फो 6832 ऑसम सर। अमन कुमार थैंक यू। तो मैं इन सारे लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप जितना कमेंट करेंगे हमें उतने ही ज्यादा वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेरे साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू।